चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 9। अब तक आपने देखा 15 अगस्त की सुबह सभी कैडेट्स और आर्मी ऑफिसर्स ने अपने मिशन का आखिरी कदम पूरा करने की तैयारी कर ली थी। नैना और उसकी टीम ने लाला के खिलाफ सारे सबूत आर्मी और कोर्ट में जमा कर दिए थे, जबकि कैप्टन अभिमन्यु ने ब्रिगेडियर चंडोक को राजवीर के जिंदा होने और उसके मिशन की पूरी सच्चाई बता दी थी। रेड फोर्ट पर सुरक्षा कड़ी थी। फ्लैग होस्टिंग से कुछ देर पहले आतंकवादियों ने हमला कर दिया, लेकिन भारतीय सेना पहले से अलर्ट थी और उसने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी। इसी बीच नैना की जान पर बनाई, लेकिन किसी ने उसे खींचकर बचा लिया और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कैप्टन राजवीर खड़े थे। दोनों की आंखों में वही गहरा सुकून और प्यार लौट आया। दूसरी ओर लाला अपनी चालों में उलझा हुआ था। उसे यकीन था कि उसकी योजना कामयाब होगी, लेकिन सब कुछ उलट गया जब प्रधानमंत्री के सामने ब्रिगेडियर चंडोक ने लाला को गद्दार करार देते हुए सारे सबूत पेश किए। लाला सबूतों को नकली कहकर बचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी भीड़ के बीच से शरी की आवाज़ गूंजी। ये सबूत नकली हैं, पर क्या आपका कन्फेशन भी नकली है पापा? अब आगे। शरी को देखकर लाला शॉक हो गया और बोला, शरी बेटा तुम यहाँ, और ये तुम क्या कह रही हो? शरी बस आंखों में आंसू भरे लाला को देख रही थी। तभी लाला बोला, तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे वहीं आकर बात करता हूँ। लाला की बात सुनकर शरी के चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आ गई और वो प्राइम मिनिस्टर के पास गई और एक पेनड्राइव उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, सर इस पेनड्राइव में कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर लाला गहलोत के किए गए सारे गुनाहों का सबूत है, जो उन्होंने खुद अपने मुंह से कन्फेस किया है। ये फुटेज इस वक्त देश के सारे न्यूज़ चैनल्स पर एयर हो रही है। तभी एक ऑफिसर ने फ़ोन पर प्राइम मिनिस्टर को न्यूज़ दिखाई। ये देखकर लाला हक्का बक्का रह गया और गुस्से में अपना आपा खो बैठा। वो गुस्से में शरी के पास आया और झटके से उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। अपने पिता का ऐसा रिएक्शन देखकर शरी हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले उस पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, आज तक लाला ने उससे तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं करी थी। लाला बेहद गुस्से में बोला, अपने ही बाप को तबाह करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस बाप ने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करी, तुम्हारी हर जिद को पूरा किया, तुमसे इतना प्यार किया, आज उसी के साथ तुमने ऐसा किया? प्यार तो उन लोगों के घर वाले भी उनसे करते होंगे ना, जो आपकी किए गए गुनाहों के हत्थे चढ़ गए। क्या उनके घर वालों को तकलीफ नहीं होती होगी? पता है, जब मुझे आपकी सच्चाई पता चली तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे पापा ऐसे हो सकते हैं। नैना के दिखाए गए सबूतों पर भी मैं पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रही थी, पर जिस दिन मैंने अपने कानों से आपके ही मुंह से आपकी सच्चाई सुनी, जिसे बताते वक्त आप बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, उस दिन मेरा दिल टूट गया। तब मैंने ये फैसला किया कि आपको आपके गुनाहों की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, तभी उन सब लोगों को इंसाफ मिलेगा जिनके साथ आपने गलत किया है। ये कहते कहते शरी रोने लगी। तभी लाला दोबारा गुस्से में उससे कुछ कहने आगे बढ़ा। तभी प्राइम मिनिस्टर उसे रोकते हुए बोले, बस लाला साहब, आपकी सच्चाई मुझे पहले ही पता चल चुकी थी। जो माइक्रोफोन मुझे दिया गया था उसी के ज़रिए मुझे सब कुछ बता दिया गया था। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। लाला गहलोत अब समझ चुका था कि अब उसका भांडा फूट चुका है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ अभिमन्यु आ गया और प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट करते हुए बोला, सर मैं कैप्टन अभिमन्यु राय चौहान आज एक और बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत, जिन्हें गद्दार समझकर उनका कोर्ट मार्शल किया गया था और फिर उन पर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उन्हें मरा हुआ समझा गया था, वो जिंदा हैं। ये सुनकर तो जैसे लाला अपने होश ही खोने लगा। तभी राजवीर सबके सामने आ गया। अभिमन्यु ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और फिर कहना शुरू किया, सर कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत को कर्नल शक्ति चंद्रा के मर्डर के झूठे केस में फंसाकर इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया।
जो सम्मान एक सोल्जर का गर्व, उसकी पहचान होती है, वो भी इनसे छीन लिया गया। बस अगर एक चीज़ जो इनसे कोई नहीं छीन पाया तो वो है इनकी देशभक्ति। इतनी जिल्लत मिलने के बाद भी इन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को खुद से पहले रखा और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फ़र्ज़ को पूरा करने में लगे रहे। ये कहकर अभिमन्यु ने वहाँ मौजूद सभी को राजवीर के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने लाला के गैंग में घुसकर लाला के सारे प्लान्स को जाना और आज उन्हीं की मदद से वो लोग लाला को पकड़ पाए हैं। अभिमन्यु ने नवीन के बारे में भी बताया। अभिमन्यु की बात सुनकर पीएम ने गहरी सांस ली और बोले, कैप्टन राजवीर, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आज हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। कैप्टन नवीन सिंह आलूवालिया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज पूरा देश और मैं खुद उनसे उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ। और कैप्टन राजवीर, ये देश आपकी देशभक्ति के सामने आज नतमस्तक होता है। किसी भी देशभक्त का सम्मान छीनना इस पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने के बराबर है। इसीलिए अभी इसी वक्त पूरे देश के सामने आपका गौरव लौटाया जाएगा। इसके साथ ही आपकी बहादुरी और जाबाजी के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। वी ऑल सल्यूट यू टुडे। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। वहीं लाला मौका देखकर वहाँ से चुपचाप भागने लगा, पर तभी राज की नज़र उस पर पड़ी और उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ भाग रहा है लाला? तुझे मैं पिता समान समझता था, पर तू तो गिरगिट निकला। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है अब। ये कहकर राज ने लाला को धक्का दिया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसे तुरंत ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। कुछ ही देर में राज दोबारा से अपनी यूनिफॉर्म में आ गया और पीएम ने उसे सबके सामने वीर चक्र से सम्मानित किया। ये देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उन सबकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि आज जाकर उनका मकसद पूरा हुआ था। तभी पीएम झंडे की तरफ देखते हुए बोले, मैं चाहता हूं कि आज इस झंडे को वही लोग फहराएं जिनकी वजह से इसकी शान बरकरार है। ये कहकर पीएम ने सारे ऑफिसर्स की तरफ एक नज़र देखा और राजवीर के हाथ में फ्लैगपोल रोप पकड़ा दी। वहीं सारे ऑफिसर्स भी वहां आ गए और सबने मिलकर फ्लैग होस्टिंग करी। फ्लैग होस्टिंग के बाद सब दिल्ली हेडक्वार्टर्स पहुंचे और वहां जाकर रिपोर्ट किया। इस दौरान राजवीर बार बार नैना को देख रहे थे। उन सबको इतने बड़े मिशन के बाद कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई थी, इस कंडीशन पर कि अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करके सब नैना के क्वार्टर में आ गए। नैना और राज सबकी नज़रों से छुपकर एक दूसरे को बीच बीच में देख रहे थे, पर दोनों ही चुप थे। तभी नैना को चुप देखकर पूजा बोली, क्या बात है नैना, तू अभी भी साइलेंट मोड पर क्यों है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? नैना एकदम से हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहीं आलेख सब कुछ समझ रहा था। वो समझ रहा था कि राज और नैना को एक दूसरे के साथ कुछ टाइम चाहिए, इसलिए आलेख सबकी तरफ देखकर बोला, ओए अपन सब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? हमें छुट्टी मिली है, चलो सब पैकिंग करो चल के, चलो चलो। उसने सबको इशारा किया और सब समझ गए और रूम से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ राज और नैना थे। नैना बहुत बेचैन होने लगी, जिसे छुपाने के लिए वो चुपचाप पैकिंग करने लगी। तभी उसके कानों में राज की आवाज़ पड़ी, नैना। राज के मुंह से अपना नाम सुनते ही उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। नैना की बैक राज की तरफ थी। राज धीरे धीरे नैना की तरफ बढ़ने लगा और उसी के साथ नैना की धड़कनें भी तेज हो गईं। राज नैना के सामने आकर खड़ा हो गया और एक बार फिर से उसका नाम पुकारा। तभी राज बोला, नैना मैं। पर नैना ने राज के होंठ पर अपनी उंगली रख दी और उसके गले लगकर रोने लगी। राज ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आखिरकार राज और नैना मिल ही गए।
पर क्या होगा जब राज अपने परिवार के सामने आएगा? क्या होगा उनका रिएक्शन? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।